गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी ब्लॉक में आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। जब आप किसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हो तो उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और जब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 atm प्रेशर पर मेजर करते हैं तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ये चीज़ हमारी सारी क्लियर है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अच्छी तरह क्लियर करके आए इसको। तो अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया जाता है या देखा जाता है। तो देखो, आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है। जो मेन टॉपिक आता है इसमें वो है ट्रेंड इन द M+2 M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। M+2 और M क्या ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो करने का एक ट्रेंड है। इसमें देखो, देखना क्या है, हमें ये देखना है कि कोई भी पर्टिकुलर मेटल है, ओके, उसका इलेक्ट्रोड आपने लिया। जब आप उसे इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हो, ओके, तो वो या तो वो कन्वर्ट होता है किस में, एक्वस आयन में, ठीक है, जो भी उसकी वैलेंस ही उसके अकॉर्डिंग +2 +3 +1 एक्वस आयन में कन्वर्ट होता है M+2, ओके। या फिर उस इलेक्ट्रोलाइट में जो ऑलरेडी प्रेजेंट एक्वस आयन है वो कन्वर्ट होंगे मेटल में, मेटल की फॉर्म में जमा होंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है इनके पोटेंशियल पर। क्या होगा, क्या मेटल एक्वस आयन में कन्वर्ट होगा या एक्वस आयन मेटल में कन्वर्ट होंगे, तो ये डिपेंड करता है इनके पोटेंशियल पर। तो वही चीज़ हमें देखनी है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड लेते हो, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट का बना हुआ इलेक्ट्रोड लेते हो, तो उसमें ये इस ट्रेंड में क्या देखने को मिलेगा, क्या वो पर्टिकुलर +2 से M में कन्वर्ट होने की ट्रेंड ज़्यादा है उसकी, या मेटल से एक्वस आयन में +2 में कन्वर्ट होने की ट्रेंड ज़्यादा है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, ओके, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा लोअर होगी यानी नेगेटिव होगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी या प्लस में भी है कंपेयर कर रहे हो तो कम है, जितनी ज़्यादा लोअर होगी, हायर द नेचर टू बी ऑक्सीडाइज्ड और वी कैन से गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। जितना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, आप दो कंपेयर कर रहे हो दो इलेक्ट्रोड को, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, इट मीन्स कि वो तेज़ी से क्या हो जाएगा, हायर नेचर टू बी ऑक्सीडाइज, वो तेज़ी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन लूज करते ही वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपना, ठीक है, यानी दूसरों का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। इट मीन्स कि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखो। लोअर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू याद नहीं करनी है, एग्जाम में आपको देते हैं, आपको कंपेयर करनी होती है। तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जितना लोअर होगा, ओके, वो उतना ही तेज़ी से अपना ऑक्सीडेशन करेगा। इट मीन्स कि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखो, हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया गया, E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर द नेचर टू बी रिड्यूस, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है। इट मीन्स कि अब उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, अब वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा है, ओके, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो रही है चीज़, ओके। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ओके, वो रिड्यूस हो जाएगा खुद। अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है तो वो रिड्यूस होने की नेचर रखेगा और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सिर्फ ये चीज़ क्लियर रखो, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं आपके। समझ में आ रही है चीज़? लोअर वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लोअर, इट मीन्स कि वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हायर, इट मीन्स कि वो अपना रिडक्शन करेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में ये कंसेप्ट बैठा कर रखो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में आई। अब ये ट्रेंड हमें आसानी से समझ में आ जाता है अगर हमें पता है कि कोई इलेक्ट्रोड क्या है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोअर है। इट मीन्स कि वो ऑक्सीडाइज होने की नेचर ज़्यादा रखता है, यानी वो मेटल से एक्वस M+2 में कन्वर्ट होगा। समझ में आई ये चीज़? इसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है, इट मीन्स कि वो कौन सी नेचर रखता है, रिड्यूस होने की नेचर रखता है, यानी वो +2 से इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखेगा। तो जब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर दे दिया तो आपको मेटल ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक्वस आयन नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, इट मीन्स कि वो M+2 में रहना पसंद करेगा।
ये ट्रेंड हमें यहाँ पर समझ के चलना है। अब हम देखते हैं कुछ पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके, और उनके M+2 M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और M+3 M+2 यानी +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में क्या ट्रेंड होगा, वो दोनों ट्रेंड आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। चार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, चार्ट से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमने स्कैंडियम नहीं लिया क्योंकि हमें पता है स्कैंडियम की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 में रहना पसंद करता है, जबकि और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3, ओके, और +2 से +3 में भी जा सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखकर पता लगा सकते हो, जैसे देखो कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पर .34 है, हायर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर, इट मीन्स हायर द नेचर टू बी रिड्यूस हो जाएगा, इट मीन्स कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो काम करेगा। ये चीज़ क्लियर होती है। अब ये ट्रेंड में ये जो वेरिएशन है ना कि M+2 किसी का बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत नेगेटिव है, तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए हम इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमें समझ में आया। अब ये चीज़ हम क्लियर करेंगे, देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मिलने वाले वेरिएशन को समझने के लिए हम एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किस किस पर करता है। तो देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। उन्हीं फैक्टर के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों हायर है और क्यों लोअर है। तो देखो, 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है हीट ऑफ सब्लिमेशन, जिसे हम एटोमाइजेशन भी कहते हैं, ओके। कैसे? देखो, आपके पास कोई मेटल है सॉलिड स्टेट में, ओके, इलेक्ट्रोड आपने उसका लिया है, उसे आपको कन्वर्ट करना है उसके एक्वस आयन में। तो 3 स्टेप से आपको गुजरना होगा। पहला, आपको सब्लिमेशन करना होगा उसका, यानी एटोमाइजेशन। इट मीन्स कि उस सॉलिड में जो एटम्स पास हैं उन्हें पर्टिकुलर एटम को सब्लिमेट करके गैसियस स्टेट में चेंज करना है। उस एटोमाइजेशन करना है, नहीं कि एटम को बाहर निकालना है, फिर आप उसे कहीं जाकर एक्वस आयन में कन्वर्ट करोगे। तो आप उस सॉलिड में से जो मेटल का एटम है उसे गैसियस स्टेट में चेंज करोगे। इसके लिए आपको एंथैल्पी यानी एनर्जी देनी होगी, जिसे हम हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। पॉजिटिव इसकी वैल्यू होगी क्योंकि आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो। उसके बाद अब ये जो गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ है उसे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे। समझ में आ रही है चीज़? आयन में कन्वर्ट करोगे इस गैसियस मेटल एटम को। तो आपको क्या देनी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, ओके। मेटल का एटम था गैसियस, उसे मेटल आयन में कन्वर्ट करना है, गैसियस मेटल आयन में। तो यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, n इलेक्ट्रॉन, तो M+n चार्ज आएगा। हीट ऑफ आयनाइजेशन, ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। उसके बाद थर्ड है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब वो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके साथ मिलकर, ओके, अपने आप को एक्वस आयन में कन्वर्ट करेगा। ये जो आपने आयन बनाया अभी तक गैसियस से, अभी एक्वस आयन में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा और एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत सारी एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज करेगा। इसे हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। समझ में आई ये चीज़? 3 एंथैल्पी आपको चाहिए थी जब आपको मेटल को किस में कन्वर्ट करना था, एक्वस मेटल आयन में। 3 एंथैल्पी चाहिए थी, जिसमें से 2 की वैल्यू तो पॉजिटिव है, आपको प्रोवाइड करानी है, और जो एक है हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी वैल्यू नेगेटिव है। जितना ज़्यादा एक्वस होगा, हाइड्राइड होगा, वाटर के साथ बाइंड करेगा, उतनी एनर्जी बाहर रिलीज होगी, ओके। तो यहाँ हम समझ सकते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से कि जो मेटल है सॉलिड स्टेट में आपको उसे कन्वर्ट करना है एक्वस आयन में, ठीक है। तो 3 स्टेप से गुजरना होगा, सब्लिमेशन, जिससे या एटोमाइजेशन कहते हैं, जिससे मेटल गैसियस मेटल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी तो गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद आपने हाइड्रेशन किया और एक्वस आयन में कन्वर्ट हो गया। ये 3 स्टेप हैं। अब ध्यान में रखो कि जितना, अगर मान लो ये सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी वैल्यू हायर है, पॉजिटिव है, इट मीन्स कि आपने इतनी सारी तो एनर्जी इनको दे दी, और जो उसका हाइड्रेशन हुआ उसमें इसने कम एनर्जी रिलीज़ की, यानी आपने इनपुट ज़्यादा दे दिया, आउटपुट जो आपको एनर्जी मिलने वाली हाइड्रेशन वो आपको कम मिली, तो इट मीन्स कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। उस तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर मान लो कि ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी ये आपको कम देनी पड़ी और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ी, पॉजिटिव वैल्यू उसमें कम हो गई, और इसने हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रेशन होने के बाद बहुत सारी एनर्जी इसने रिलीज़ की।
समझ में आई। नेगेटिव में वैल्यू इसकी हायर हो गई, एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई, तो उस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एंथैल्पी जो है वो डिपेंड कर रही है तीनों एंथैल्पी पर। ओके, तो यहाँ देखो मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच टी, यानी कि टोटल एंथैल्पी का वैल्यू जितना नेगेटिव होगा, नेगेटिव कब होगा, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज होगी। समझ में आ रहा है ना, ये जो इनपुट है ना, ये एनर्जी आपको कम देनी पड़ रही है, और जो आउटपुट है यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो निकल रही है वो ज़्यादा है, तभी तो वैल्यू नेगेटिव होगी। मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच टी मोर द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। एंड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ आयन, तो जो आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी हायर होगी, जो एक्वस आयन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी हायर होगी। तो उस स्टेट में हम कह सकते हैं कि अगर हम ट्रेंड देखें M+N, हम अगर ट्रेंड देखते हैं M+2 और M का, यानी कि एक्वस आयन और मेटल के बीच में जो ट्रेंड है वो क्या इस तरफ जाएगा, मेटल की तरफ जाएगा, एक्वस की तरफ, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव की केस में आयन की स्टेबिलिटी हायर है। ओके, जितना नेगेटिव वैल्यू रिलीज हो रहा है, यानी जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है एक्वस आयन उतना ही स्टेबल होगा। समझ में आ रही है ये चीज़, यानी कि इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी, आयन की स्टेबिलिटी हायर होगी, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड होना ज़्यादा पसंद करेगा कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ये चीज़ क्लियर हुई एज कम्पेयर टू मेटल आयन। समझ में आ रहा है ना ये चीज़। और अगर मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल एच टी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी ये दोनों वैल्यूज ज़्यादा है, ओके, और हाइड्रेशन होने पर एंथैल्पी कम निकल रही है, आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, यानी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हो गई, तब क्या होगा, ऑब्वियसली इसी स्टेट में रहना चाह रहा था, सॉलिड स्टेट में रहना चाह रहा था, तभी तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देकर इसे यहाँ गैसेस में कन्वर्ट किया, फिर आयन में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसकी स्टेबिलिटी कौन सी स्टेट में हायर हो गई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में सॉलिड स्टेट में, मेटल स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई ना। तो हम जहाँ भी देखते हैं, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, तो एक्सप्लेन करो क्यों है, तो आप कह सकते हो कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या थी, लोअर थी। उसके पीछे क्या रीज़न था, हो सकता है छोटा साइज हो, आयन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही वो वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। बहुत अच्छे से हमने 11th क्लास में भी समझाया इसको। तो छोटे आयन का साइज हो गया, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर हो गई, इट मीन्स कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा। ये चीज़ समझ में आई। और अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि उसका हीट ऑफ सब्लिमेशन और हीट ऑफ वो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उनका वैल्यू हायर था, दैट्स वाई इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में था। ओके, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हम इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। इसे नोट डाउन कर लो आप। सो स्टूडेंट्स, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जिसके थ्रू हम अच्छे से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, किसी का हायर है। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक तो तीनों एनर्जीज आपको देखनी होंगी, और उसके अलावा जो इनका फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है, उसके थ्रू भी आप इनकी स्टेबिलिटी को बता सकते हो। जैसे कि देखो, more negative value of electrode potential of manganese and zinc can be explained on the basis of stability of half filled and full filled d subshell। देखो, जैसे आप अगर चार्ट में देखते हो तो आपको मैग्नीज और जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट मीन्स कि वो आयन फॉर्म में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज, वो खुद का ऑक्सीडेशन करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा आप अब जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखोगे आप, ठीक है, आप इनका ट्रेंड देखते हो M+2 और M वाला, तो आपको +2 यानी इनकी जो आयन वाली फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलेगी। तो अगर आप मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हो तो 3d5 4s2 आता है। अब Mn+2 करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आप S से निकाल दोगे तो 3d5 हो जाएगा, यानी हाफ फिल्ड हो गया d सबशेल और स्टेबल ज़्यादा है, दैट्स वाई +2 में रहना ज़्यादा पसंद करेगा एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस फॉर्म यानी आयनिक फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, और इसकी आयनिक फॉर्म की स्टेबिलिटी तभी हायर होती है जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोअर होता है, जितना नेगेटिव होता है। ठीक, इसी तरह जिंक का भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नेगेटिव है, यानी जिंक भी आयनिक फॉर्म में +2 फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न है जिंक Zn+2 में 3d5 स्टेज आ जाती है, जो कि क्या है,
फुलफिल्ड स्टेज है। तो इस तरह आप मैग्नीज और जिंक का जो लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद अगर हम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल, अगर आप निकल का देखते हो, निकल का भी नेगेटिव है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो वहाँ फुलफिल्ड हाफ फिल्ड स्टेज नहीं दिखाई दी। वहाँ क्या दिखाई दिया हमें, किससे रिलेटेड है ये, हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी कि एक्वस, जब एक्वस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड हो रहा है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, जिसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, स्मॉलर साइज ऑफ निकल। मैंने आपको 11th में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जितना छोटा साइज होगा आयन का उतना ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उससे बाइंड होंगे और उतनी ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ करेगा। समझ में आ रही है ये चीज़ आपको। और एनर्जी रिलीज़ कर रहा है इट मीन्स के उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो उतना ही नेगेटिव है। समझ में आई ये चीज़, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है यानी वो आयनिक फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो वो निकल के कंपेयर में, निकल सॉलिड के कंपेयर में Na+2 एक्वस फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है। अगर आप ट्रेंड एक्सप्लेन करना चाहो M+3 अपॉन M+2 का, ठीक है, +2 और +3, तो +3 तो हमारी ऑक्सीडाइज स्टेज हो गई, +2 इसकी रिड्यूस स्टेज हो गई। ओके, तो ये +2 में रहना पसंद करता है कोई मेटल या +3 स्टेज में। तो देखो मैग्नीज हैज़ हायर वैल्यू ऑफ Mn+3+2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप इस स्टेज में देखते हो +3+2 में, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है। हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट मीन्स कि ये कैसी स्टेज में रहना पसंद करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होकर या रिड्यूस होकर, खुद रिड्यूस होकर दूसरों का ऑक्सीडेशन कर देगा हायर वैल्यू पर, ठीक है, और लोअर वैल्यू होने पर खुद का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो अगर ये इसका हायर वैल्यू है, मैग्नीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है, इट मीन्स कि ये कैसी स्टेज में रहना पसंद करेगा, खुद रिड्यूस स्टेज में। +3+2 कंपेयर करो तो +2 इसकी रिड्यूस स्टेज है, +2 में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। तो देख लेते हैं क्यों, क्योंकि इसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत हायर है। क्यों हायर है, मैग्नीज आपने लिखा 3d5 4s2 आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसमें से निकाले 3d5 हो गया। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, इसको M+3 में कन्वर्ट करना है, तो आपको 3d5 यानी स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना होगा, जिसके लिए आपको ज़्यादा एंथैल्पी देनी होगी। दैट्स वाई कह सकते हैं हम कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। आप एनर्जी दोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, एनर्जी लिबरेट होगी तो वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसके अलावा इलेक्ट्रोड इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोअर है और क्यों किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है। इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तीनों एंथैल्पी के बेसिस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर देखो एंथैल्पी रिलीज होगी, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो जाएगा, और अगर एंथैल्पी आपको देना पड़ेगी इट मीन्स कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका ज़्यादा हो गया, ओके। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, यू हैव टू एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ Fe+3 एंड Fe+2। आपको बताना है कि जो फेरस है वो +2 में रहना पसंद करता है या +3 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो या फिर आप हाइड्रेशन एंथैल्पी किसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हो वो देखो। और दूसरा क्वेश्चन है, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई कॉपर हैज़ हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कॉपर के बारे में भी आपको बताना है, तो आप बता सकते हो हायर वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। उससे नहीं समझ में आ रहा तो आप बता सकते हो हायर वैल्यू यानी कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये दोनों हायर होंगी, ओके। अगर किसी की वैल्यू लोअर है तो आप कह सकते हो कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू हायर थी, ओके। इस तरह से हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये ट्रेंड आपको समझ में आया होगा, क्यों कोई इलेक्ट्रोड जो है वो पर्टिकुलर एक्वस फॉर्म में रहना पसंद करता है या ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना पसंद करता है या रिड्यूस फॉर्म में, तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स के बेसिस पर, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।